करे। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड अमेरिका की असली भू राजनीतिक चालें जो दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। वैश्विक राजनीति के जटिल रंगमंच में संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर खुद को एक परोपकारी महाशक्ति के रूप में पेश करता है, एक ऐसा वैश्विक पुलिसकर्मी जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता और स्थिरता की रक्षा के लिए समर्पित है। यह अपने आप को उन लोगों के रक्षक के रूप में दिखाता है जो पीड़ित हैं और तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा होने का दावा करता है। जब भी कहीं संघर्ष होता है, चाहे वह यूरोप के मध्य में हो या एशिया की पहाड़ियों में, वॉशिंगटन तुरंत सहायता देने के लिए आगे आता है और अपनी भागीदारी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है। यह कहानी, जो बड़े ही सोच समझकर गढ़ी और लगातार प्रचारित की जाती है, यह दिखाती है कि अमेरिकी हस्तक्षेप एक अच्छाई की ताकत है, एक जरूरी कदम जिससे अराजकता रोकी जा सके और मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। यह एक प्रभावशाली कथा है जो अमेरिका के भीतर और दुनिया भर में कई लोगों के दिलों को छूती है। लेकिन अगर हम अमेरिका की विदेश नीति को थोड़ा करीब से देखें तो हमें एक और जटिल और सोची समझी रणनीति दिखाई देती है, जिसमें आदर्शवाद अक्सर केवल अपने स्वार्थों को छुपाने का एक आसान मुखौटा बन जाता है। मानवीय सहायता और लोकतांत्रिक समर्थन की भाषा के पीछे एक बेहद परिष्कृत भू राजनीतिक खेल चलता है। इसके मुख्य उद्देश्य हमेशा उतने परोपकारी नहीं होते जितने वे दिखाए जाते हैं। असल में ये उद्देश्य वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखने, महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करने, रणनीतिक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और अपनी शक्तिशाली आर्थिक इकाइयों, खासकर रक्षा उद्योग की समृद्धि सुनिश्चित करने में गहरे निहित हैं। वैश्विक शतरंज की इस बिसात पर अमेरिका का हर कदम अपनी स्थिति मजबूत करने और प्रतिद्वंद्वियों की स्थिति कमजोर करने के लिए ही उठाया जाता है। यह रणनीति शायद ही कभी अमेरिकी सैनिकों को सीधे पारंपरिक युद्धों में झोंकती है। वियतनाम और हाल ही में इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों ने वॉशिंगटन को सिखा दिया है कि सीधे युद्ध महंगे, राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय और अक्सर अप्रत्याशित परिणाम देने वाले होते हैं। इसके बजाय अमेरिका ने अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की कला में महारत हासिल कर ली है। वह पर्दे के पीछे रहकर एक संरक्षक, सलाहकार और सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करता है। किसी संघर्ष के एक पक्ष को हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक सहायता देकर वह बिना अपने सैनिकों को जोखिम में डाले परिणाम को प्रभावित कर सकता है। इस तरह अपने जोखिम को न्यूनतम रखते हुए अपने रणनीतिक लाभ को अधिकतम करता है। यह तरीका संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित अराजकता की स्थिति बनाए रखने की सुविधा देता है। यह संघर्षों को इतना भड़काता है कि उसके विरोधी व्यस्त और असंतुलित रहे, लेकिन इतना नहीं कि वे एक वैश्विक तबाही में बदल जाएं, जिससे अमेरिकी हितों को सीधा नुकसान पहुंचे। वह संघर्षों में उलझे देशों के लिए खुद को एक अनिवार्य साझेदार के रूप में स्थापित करता है, जिससे ऐसी निर्भरता पैदा होती है जो दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक दबाव में बदल जाती है। कूटनीति, गुप्त कार्रवाई और सैन्य आपूर्ति का यह जटिल नृत्य ही आधुनिक अमेरिकी विदेश नीति की असली पहचान है, एक ऐसी व्यवस्था जो अपने स्थायी लाभ के लिए वैश्विक मामलों का प्रबंधन करने के लिए बनाई गई है। अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप, जो 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद शुरू हुआ था, उसे सार्वजनिक रूप से आतंक के खिलाफ युद्ध के रूप में पेश किया गया। घोषित मिशन बिल्कुल साफ और महान था: अल-कायदा को खत्म करना, तालिबान शासन को हटाना जिसने उन्हें शरण दी थी, और एक स्थिर लोकतांत्रिक अफगान राज्य का निर्माण करना। 2 दशकों तक इस कहानी ने भारी सैन्य और वित्तीय निवेश को जायज ठहराया। दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने देश में खरबों डॉलर झोंके, एक अफगान सेना को प्रशिक्षित किया और एक नई सरकार का समर्थन किया। आधिकारिक कहानी थी राष्ट्र निर्माण और उग्रवाद से लड़ाई, एक लंबा, कठिन लेकिन जरूरी अभियान, जिससे अमेरिका और दुनिया दोनों आतंकवाद के खतरे से सुरक्षित हो सकें। लेकिन अफगानिस्तान में लंबे समय तक बने रहने के पीछे की रणनीतिक गणना सिर्फ आतंकवाद विरोध से कहीं ज्यादा जटिल थी। भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान एक बेहद महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थित है, पश्चिम में ईरान, पूर्व में चीन और रूस तथा संसाधन संपन्न मध्य एशियाई गणराज्यों के करीब। अफगानिस्तान में सैन्य अड्डे बनाए रखना अमेरिका के लिए एक अनमोल रणनीतिक निगरानी चौकी जैसा था। इससे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अपने प्रमुख भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों रूस, चीन और ईरान की गतिविधियों पर उनकी दहलीज से ही नजर रखने का मौका मिला।
यह दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ शायद उतना ही महत्वपूर्ण था, अगर उससे ज्यादा नहीं, जितना तालिबान को हराने का सार्वजनिक रूप से घोषित लक्ष्य। अपने 20 साल के कब्जे के दौरान अमेरिका ने अफगान राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला और एक ऐसी सरकार बनाई जो उसकी सहायता पर निर्भर थी। हामिद करजई और अशरफ गनी जैसे नेता सत्ता में लाए गए और वे मुख्य रूप से अमेरिकी समर्थन के बल पर अपनी स्थिति बनाए रख सके। इस नियंत्रण ने सुनिश्चित किया कि अफगान सरकार की नीतियां वॉशिंगटन के हितों के अनुरूप रहें। विशाल वित्तीय सहायता ने एक संरक्षण प्रणाली को जन्म दिया, जिससे स्थानीय प्रशासन लगातार अमेरिकी उपस्थिति पर निर्भर बना रहा और कोई भी स्वतंत्र नेतृत्व सामने नहीं आ सका जो अमेरिकी क्षेत्रीय लक्ष्यों को चुनौती दे सके। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहायता और राजनीतिक समर्थन का उपयोग करके एक ग्राहक राज्य बनाने का क्लासिक उदाहरण था। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेनाओं की अचानक और अव्यवस्थित वापसी ने मिशन की असली प्राथमिकताओं को उजागर कर दिया। 2 दशकों और खरबों डॉलर के बाद अफगान राज्य और उसकी सेना कुछ ही दिनों में ढह गए और तालिबान तेजी से सत्ता में लौट आए। यह अचानक प्रस्थान, जिसने देश को संकट में डाल दिया और एक विशाल मानवीय त्रासदी को जन्म दिया, यह दिखाता है कि अफगानिस्तान की दीर्घकालिक स्थिरता कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं थी। जैसे ही सैन्य उपस्थिति का रणनीतिक मूल्य घटा या लागत बहुत ज्यादा हो गई, अमेरिका ने बस अपने नुकसान काटे और निकल गया। पीछे छोड़ गया टूटी हुई वादों की विरासत और एक ऐसा राष्ट्र जो फिर उसी अराजकता में डूब गया जिसे खत्म करने का वादा उसने किया था। यूक्रेन में संघर्ष को पश्चिम में अक्सर एक सीधी कहानी के रूप में दिखाया जाता है। बिना किसी उकसावे के रूस ने अपने संप्रभु पड़ोसी पर हमला कर दिया। हालांकि रूस का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, लेकिन यह कहानी उन दशकों की भू राजनीतिक चालों को नजरअंदाज कर देती है जिन्होंने इस संकट की नींव रखी। सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी 1991 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यवस्थित रूप से नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का विस्तार रूस की सीमाओं की ओर किया। यह विस्तार मॉस्को के लिए कोई रक्षात्मक कदम नहीं था, बल्कि एक सीधा और अस्तित्वगत खतरा था, एक ऐसी घेराबंदी जो उसके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में दखल थी। 1990 के दशक में किए गए अमेरिकी वादे कि नाटो 1 इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लगातार टूटते गए जब पूर्व वार्सा संधि के देश नाटो में शामिल होते गए। यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल करने की कोशिश रूस के लिए आखिरी सीमा थी। 2014 में यूक्रेन की मैदान क्रांति, जिसे अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने खुलकर समर्थन दिया, ने एक रूसी समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया और एक पश्चिम समर्थक सरकार को सत्ता में ला दिया। यह घटना निर्णायक मोड़ थी, जिसने रूस को क्रीमिया के विलय और डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अमेरिका की रणनीति थी यूक्रेन को पूरी तरह पश्चिमी प्रभाव क्षेत्र में खींचना, असल में रूस की सीमा पर एक रणनीतिक बफर और संभावित ठिकाना बनाना। सीधे तौर पर परमाणु संपन्न रूस से युद्ध करने के बजाय अमेरिका ने अपने पुराने अप्रत्यक्ष संघर्ष के तरीके अपनाए। उसने यूक्रेन को एक प्रॉक्सी युद्ध भूमि में बदल दिया, जिसमें उसने अरबों डॉलर के अत्याधुनिक हथियार, सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया सहायता दी। इस मदद से यूक्रेन ने जबरदस्त प्रतिरोध किया, लेकिन इससे युद्ध लंबा भी चला और देश की एक पूरी पीढ़ी के लिए यह जगह कब्रिस्तान बन गई। अमेरिका के लिए यह रणनीति एक साथ कई लक्ष्य साधती है। यह रूसी सेना को कमजोर करती है, रूसी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से झटका देती है और एक नए, एकजुट और सैन्यकृत यूरोप पर अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करती है, वह भी बिना किसी अमेरिकी सैनिक के गोली चलाए। इस रणनीति का आर्थिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युद्ध ने यूरोप को रूसी गैस पर अपनी पुरानी निर्भरता खत्म करने का बहाना दे दिया। इससे अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG के लिए एक विशाल नया बाजार बन गया है, जो अब यूरोप में कहीं ज्यादा ऊंचे दामों पर बिक रही है। अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां इस बदलाव से भारी मुनाफा कमा रही हैं, जबकि यूरोपीय उद्योगों को महंगी ऊर्जा का सामना करना पड़ रहा है। असल में यूक्रेन संकट का अमेरिका ने बड़ी चतुराई से लाभ उठाया, अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कमजोर किया, अपने यूरोपीय सहयोगियों पर प्रभुत्व फिर से स्थापित किया और अपनी कंपनियों के लिए जबरदस्त आर्थिक मुनाफा सुनिश्चित किया। अमेरिका की भूराजनीतिक रणनीति के केंद्र में एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली ताकत है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यह शब्द जो राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने दिया था, देश की सशस्त्र सेनाओं, राजनीतिक तंत्र और विशाल रक्षा उद्योग के बीच करीबी पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। वैश्विक अस्थिरता इस कॉम्प्लेक्स के लिए कोई समस्या नहीं है,
बल्कि एक व्यापारिक अवसर है। हर संघर्ष, हर क्षेत्रीय तनाव और हर संभावित खतरा सीधे सीधे सरकारी अनुबंधों और अमेरिकी हथियार निर्माताओं के लिए मुनाफे में तब्दील हो जाता है। ये कंपनियां सिर्फ युद्ध का फायदा उठाने वाली नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी विदेश नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं जिससे उनके उत्पादों की मांग लगातार बनी रहे। लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन और बोइंग जैसी कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिग्गज हैं और वॉशिंगटन में उनका प्रभाव जबरदस्त है। वे हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर राजनेताओं की लॉबिंग और उन थिंक टैंकों के लिए खर्च करती हैं जो आक्रामक विदेश नीति का समर्थन करते हैं। इन प्रयासों से यह सुनिश्चित होता है कि अमेरिकी सरकार भारी रक्षा बजट और दुनिया भर में हथियारों की बिक्री को मंजूरी देती रहे। जब यूक्रेन युद्ध जैसी कोई बड़ी घटना होती है तो इन कंपनियों के शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, हिमार्स रॉकेट सिस्टम और पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी जैसी चीजों की मांग से उत्पादन में उछाल आ जाता है। फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती हैं ताकि अमेरिकी करदाताओं के पैसे से आने वाले अनगिनत ऑन ऑर्डर पूरे किए जा सकें। मित्र देशों को हथियार देना एक दोहरा मकसद पूरा करता है। एक तरफ इससे अमेरिका को विश्व स्तर पर ताकत दिखाने और घटनाओं को प्रभावित करने का मौका मिलता है, वह भी बिना अपने सैनिक भेजे। यूक्रेन, इजराइल, ताइवान और सऊदी अरब जैसे देशों को हथियार देकर वॉशिंगटन अपने हितों के क्षेत्रीय प्रॉक्सी तैयार करता है। ये देश अमेरिकी सैन्य तंत्र में बंध जाते हैं। उन्हें दशकों तक गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी मदद की जरूरत पड़ती है। इससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए दीर्घकालिक आय का स्रोत बनता है और इन देशों की रणनीतिक नीतियां अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप रहती हैं। आखिरकार यह चक्र एक ऐसा आत्मनिरंतर लूप बनाता है जिसमें अमेरिकी विदेश नीति संघर्ष पैदा करती है और वे संघर्ष अमेरिकी हथियारों के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री को जायज ठहराते हैं। नतीजा यह है कि दुनिया उस देश के कारण और भी अस्थिर हो जाती है जो खुद को उसका रक्षक बताता है। हथियार व्यापार से होने वाला विशाल मुनाफा वैश्विक कूटनीति को सैन्य समाधान की नजर से देखने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन बनाता है। शांति इस व्यापार मॉडल में बस लाभकारी नहीं है। संघर्ष और हथियारों की यह अंतहीन श्रृंखला अमेरिकी युद्ध मशीन के पहियों को लगातार घुमाती रहती है, कुछ चुनिंदा लोगों को अमीर बनाते हुए, जबकि पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाती है। जैसे जैसे चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही है, अमेरिकी भू राजनीतिक रणनीति का फोकस अब निर्णायक रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो चुका है। वॉशिंगटन अब चीन को अपना सबसे बड़ा दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्वी मानता है, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जो उसकी वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने की क्षमता रखता है। इस बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने कंटेनमेंट की रणनीति अपनाई है। एक तरह का गठबंधन और साझेदारी का जाल तैयार किया जा रहा है जिससे चीन को घेरा और रोका जा सके। इस रणनीति के तहत अमेरिका जानबूझकर क्षेत्रीय तनावों को हवा देता है और मौजूदा विवादों का फायदा उठाता है, खासकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का। अमेरिका खुद को उन देशों के लिए एक अहम सुरक्षा साझेदार के रूप में पेश करता है जो बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं से चिंतित हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इस रणनीति की रीढ़ है। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं और इसे लोकतंत्रों के एक ऐसे गठबंधन के रूप में पेश किया जाता है जो इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इसका आधिकारिक एजेंडा आर्थिक सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे व्यापक विषयों को कवर करता है, लेकिन इसकी असली मंशा सैन्य और रणनीतिक है। क्वाड के सदस्य देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं जिनका सीधा मकसद चीन को निशाना बनाना है। भारत को इस गठबंधन में और गहराई से शामिल करके अमेरिका एशिया के इन दो दिग्गजों के बीच प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा देता है। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ ज्यादा मुखर रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे सैन्य तकनीक और कूटनीतिक समर्थन देता है जिससे चीन का एक बड़ा सैन्य ध्यान हिमालयी सीमा पर ही केंद्रित रहे। इस तरह क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताओं को अमेरिका अपने हित में प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट में बदल देता है। भारत चीन विवाद को लोकतंत्र बनाम तानाशाही की वैश्विक लड़ाई के बड़े नैरेटिव में फिट करके अमेरिका इसमें और भी ईंधन डालता है। इससे बीजिंग के लिए ये संघर्ष अस्थिरता का लगातार स्रोत बना रहता है और चीन को अपने संसाधन और ध्यान साउथ चाइना सी या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी दूसरी जगहों से हटाना पड़ता है। भारत के लिए यह साझेदारी अमेरिकी सैन्य तकनीक और एक ताकतवर सहयोगी तक पहुंच देती है, लेकिन इसके साथ साथ उसे एक ऐसी महाशक्ति की प्रतिस्पर्धा में भी खींच लिया जाता है
जो शायद उसके दीर्घकालिक हितों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। आखिरकार अमेरिका का मुख्य लक्ष्य यही है कि एशिया में कोई एक ताकतवर देश न उभर सके जो उसके प्रभुत्व को चुनौती दे सके। भारत और चीन के बीच तनावों का फायदा उठाकर वॉशिंगटन एक ऐसा संतुलन बनाए रखता है जिसे वह अपने हित में नियंत्रित और इस्तेमाल कर सकता है। इससे दोनों देश एक दूसरे में ही उलझे रहते हैं और ऐसा कोई एशियाई गठबंधन नहीं बन पाता जिसमें अमेरिकी प्रभाव खत्म हो जाए। डिवाइड एंड रूल की ये रणनीति, जो कभी औपनिवेशिक ताकतों की पहचान थी, अब 21वीं सदी के हिसाब से फिर से इस्तेमाल हो रही है। इसका नतीजा ये है कि इंडो पैसिफिक एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बना रहता है, एक ऐसा शतरंज का बोर्ड जहां अमेरिका निर्णायक भूमिका निभा सकता है और साथ ही अपने सैन्य उपकरण बेचकर क्षेत्र के चिंतित सहयोगियों को भी साध सकता है। मध्य पूर्व लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी विशाल ऊर्जा संपदा और महत्वपूर्ण जलमार्गों के कारण रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। दशकों से अमेरिका की रणनीति यहां एक नाजुक और अक्सर विरोधाभासी संतुलन साधने पर टिकी रही है। एक ओर है इजराइल के साथ उसका अटूट गठबंधन, जो उसकी क्षेत्रीय नीति की नींव है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और अत्याधुनिक हथियार देता है, जिससे इजराइल को अपने पड़ोसियों पर सैन्य बढ़त मिलती है। ये समर्थन वॉशिंगटन को एक भरोसेमंद और ताकतवर साझेदार देता है, जो इस अस्थिर क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक मजबूत प्रॉक्सी की तरह काम करता है और पश्चिम विरोधी ताकतों को रोकने के उसके मकसद में मदद करता है। दूसरी ओर है ईरान का निर्मित खतरा। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका ने लगातार ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता का मुख्य स्रोत, आतंकवाद का प्रायोजक और परमाणु हथियारों की तलाश में लगे एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में पेश किया है। यह नैरेटिव कई स्तरों पर काम करता है। यह पर्शियन गल्फ में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को जायज ठहराता है, जिसमें कई बेस और नेवल फ्लीट्स शामिल हैं। साथ ही यह ईरान के डर को साझा दुश्मन के रूप में पेश कर अमेरिका के अरब सहयोगियों जैसे सऊदी अरब और यूएई को वॉशिंगटन और अब इजराइल के और करीब ले आता है। ईरान की आक्रामकता का डर इन अमीर खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर बनाए रखता है और उन्हें अमेरिकी हथियारों के बड़े खरीदार बना देता है। यह रणनीति स्थायी तनाव की स्थिति बनाए रखने पर टिकी है, एक तरह की न युद्ध न शांति वाली स्थिति, जिसमें अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक अलगाव और गुप्त कार्रवाइयों के जरिए दबाव बनाता है, वहीं उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को हथियारों से लैस करता है। ईरान के डर से क्षेत्र में हथियारों की दौड़ लगातार चलती रहती है, जिसमें खाड़ी की राजशाही अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, F-35 फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक निगरानी तकनीक पर भारी खर्च करती है। इससे पेट्रोडॉलर की स्थायी धारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग तक पहुंचती रहती है। अमेरिका खुद को इस जटिल प्रतिस्पर्धा का एकमात्र प्रबंधक दिखाकर मध्य पूर्वी सुरक्षा का अनिवार्य निर्णायक बन जाता है। वह अपने हितों के अनुसार तनाव बढ़ा या घटा सकता है और संघर्ष के खतरे का इस्तेमाल अपने सहयोगियों को अनुशासित करने और विरोधियों को डराने के लिए करता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, यमन युद्ध और इराक व लेबनान की राजनीतिक अस्थिरता भी इसी बड़ी रणनीतिक खेल का हिस्सा है। अमेरिका इस क्षेत्र में कोई निष्पक्ष शांति स्थापक नहीं है। वह एक सक्रिय खिलाड़ी है, जिसने अपने आर्थिक और भू राजनीतिक हितों के लिए नियंत्रित संघर्ष की व्यवस्था को कुशलता से गढ़ा और बनाए रखा है। अमेरिका की विदेश नीति का सबसे ताकतवर और विवादास्पद औजार है दूसरे देशों में राजनीतिक बदलाव को प्रभावित करने या कभी-कभी सीधे-सीधे इंजीनियर करने की उसकी क्षमता। जब कोई विदेशी सरकार ऐसे कदम उठाती है जो अमेरिकी आर्थिक या रणनीतिक हितों के खिलाफ जाते हैं, तो वॉशिंगटन बार बार यह दिखा चुका है कि वह वहां अपने अनुकूल नेतृत्व स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करने को तैयार है। यह हमेशा सीधा सैन्य आक्रमण नहीं होता, बल्कि अक्सर गुप्त कार्रवाई, आर्थिक दबाव और राजनीतिक हेरफेर के जटिल और सूक्ष्म टूलकिट के जरिए किया जाता है। मकसद यह होता है कि लक्षित सरकार को भीतर से अस्थिर किया जाए, ताकि उसके पतन और एक अनुकूल विकल्प के उभरने की परिस्थितियां बने। इस रणनीति में अक्सर विपक्षी समूहों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया संस्थानों को फंडिंग और समर्थन देना शामिल होता है। नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी जैसे संस्थानों के जरिए, जिसे अमेरिकी कांग्रेस से फंडिंग मिलती है, अमेरिका उन राजनीतिक आंदोलनों को पैसा और संसाधन दे सकता है जो उसके लक्ष्यों के अनुकूल हैं। ये समूह अक्सर ग्रासरूट्स, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता के रूप में पेश किए जाते हैं,
लेकिन इनका एजेंडा अक्सर उनके विदेशी प्रायोजकों द्वारा तय होता है। यह 2014 के यूक्रेनी क्रांति से पहले देखा गया था और पूर्वी यूरोप में विभिन्न कलर रिवॉल्यूशन और लैटिन अमेरिका में राजनीतिक उथल-पुथल में भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। आर्थिक प्रतिबंध भी इस रिजीम चेंज प्लेबुक का अहम हथियार हैं। किसी देश की व्यापार और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच को सीमित करके अमेरिका वहां व्यापक आर्थिक संकट और सामाजिक असंतोष पैदा कर सकता है। मकसद यह होता है कि जनता अपनी ही सरकार को भोजन, दवा और अन्य जरूरी चीजों की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराए। ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में यह रणनीति बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई है। इन प्रतिबंधों की मानवीय कीमत बहुत भारी होती है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह एक ताकतवर, कम लागत वाला तरीका है जिससे एक शत्रु सरकार को कमजोर किया जा सकता है, बिना एक भी गोली चलाए। अंतिम उद्देश्य है एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी नेता की जगह ऐसा नेतृत्व लाना जो अमेरिकी प्रभाव के अनुकूल हो। पाकिस्तान में भी ऐसे आरोप लगे हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए, उन्हें हटाने में अमेरिकी दबाव की भूमिका रही। चाहे सैन्य तख्तापलट का समर्थन हो, विपक्ष को बढ़ावा देना हो या अर्थव्यवस्था को जकड़ना, रणनीति एक ही रहती है। रणनीतिक रूप से अहम देशों की सरकारें वॉशिंगटन की राह से ज्यादा दूर न जाएं। ये औपनिवेशिक सेनाओं के बजाय डॉलर, कूटनीति और दुष्प्रचार से लड़ी जाने वाली आधुनिक साम्राज्यवाद की एक नई शक्ल है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेज हो रहे हैं, आर्कटिक में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया क्षेत्र तेजी से खुल रहा है। बर्फ के पिघलने से तेल, प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल अनछुए भंडार सामने आ रहे हैं। साथ ही उत्तरी समुद्री मार्ग जैसे नए तेज शिपिंग रूट भी बन रहे हैं। यह कभी वीरान रहा क्षेत्र अब रणनीतिक दृष्टि से एक अहम इनाम बन गया है और अमेरिका इसमें अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। जहां कभी आर्कटिक संबंधों में शांतिपूर्ण वैज्ञानिक सहयोग की बात होती थी, अब वहां रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की जानी पहचानी भाषा सुनाई देती है। अमेरिका रूस और चीन की गतिविधियों को आक्रामक खतरे के रूप में पेश कर रहा है, जिनका जवाब मजबूत सैन्य उपस्थिति से देने की मांग की जा रही है। रूस अपनी विशाल आर्कटिक तटरेखा के साथ वर्षों से अपने सोवियत काल के सैन्य ढांचे को वहां फिर से खड़ा कर रहा है। नए बेस, एयरफील्ड्स और परमाणु आइस ब्रेकर तैनात किए जा रहे हैं। चीन, जो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, वैज्ञानिक अभियानों और रूसी ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और पोलर सिल्क रोड की कल्पना कर रहा है। अमेरिका इन कदमों को आर्कटिक और नियर आर्कटिक देशों के जायज आर्थिक या सुरक्षा उपाय नहीं मानता, बल्कि इन्हें अपनी खुद की प्रभाव क्षेत्र को चुनौती देने के रूप में देखता है। इसके जवाब में वॉशिंगटन अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, नौसैनिक और हवाई गश्तें तेज की जा रही हैं और हाई नॉर्थ में नाटो की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। 2024 की अमेरिकी रक्षा विभाग की आर्कटिक रणनीति में खुले तौर पर रूसी और चीनी प्रभाव का मुकाबला करने, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने और गठबंधनों को मजबूत करने की बात कही गई है। फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में हालिया शामिल होना, जो दोनों ही आर्कटिक देश हैं, इस संदर्भ में अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक लाभ है। इससे आर्कटिक काउंसिल अब सहयोग के मंच से नाटो रूस टकराव के नए क्षेत्र में बदलता जा रहा है। आर्कटिक को सुरक्षा के नजरिए से देखने से अमेरिका को रक्षा खर्च बढ़ाने का नया आधार मिलता है और अपने सहयोगियों के बीच नेतृत्व की भूमिका मजबूत होती है। यह सब क्षेत्रीय स्थिरता और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की आड़ में। यह पैटर्न अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीति का एक लघु रूप है। किसी उभरते आर्थिक क्षेत्र की पहचान करो, प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को सुरक्षा खतरे के रूप में पेश करो और उस खतरे के बहाने सैन्य विस्तार और रणनीतिक गठबंधन बनाओ। इससे अमेरिका को नैरेटिव नियंत्रित करने और नए क्षेत्र में नियम तय करने का मौका मिलता है। अमेरिकी कंपनियां क्षेत्रीय संसाधनों के दोहन के लिए तैयार हो जाती हैं और अमेरिकी सैन्य शक्ति उसके भविष्य की अंतिम निर्णायक बन जाती है। आर्कटिक की दौड़ सिर्फ संसाधनों के लिए नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि 21वीं सदी के नए मोर्चे भी पुराने मोर्चों की तरह अमेरिकी शक्ति से आकार लें। जब हम अमेरिकी विदेश नीति की परतों को अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर यूक्रेन के मैदानों और इंडो पैसिफिक की विवादित जल सीमाओं तक देखते हैं, तो एक लगातार और परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। अमेरिका, जो खुद को वैश्विक शांति स्थापक और लोकतंत्र का रक्षक दिखाता है, असल में नियंत्रित अस्थिरता का माहिर शिल्पकार है।
उसकी रणनीतियां मुख्य रूप से संघर्षों को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से प्रबंधित करने के लिए बनाई जाती हैं कि उसके अपने भू राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य हित अधिकतम हो सकें। शांति अक्सर उसकी प्राथमिकता नहीं होती। मुख्य उद्देश्य हैं वैश्विक वर्चस्व बनाए रखना, प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करना और अपनी सैन्य औद्योगिक व्यवस्था को लगातार चलाते रहना। अमेरिकी प्लेबुक में एक जबरदस्त निरंतरता है। क्षेत्रीय दरारों की पहचान करो, उन्हें और गहरा करो और स्थानीय विवादों को अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल दो। वह स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की भाषा का इस्तेमाल हस्तक्षेप को जायज ठहराने के लिए करता है, जबकि उसके कदम अक्सर लंबे युद्ध, मानवीय त्रासदी और निर्भर सरकारों की स्थापना का कारण बनते हैं। इनडायरेक्ट एंगेजमेंट की रणनीति से वह सीधे युद्ध की भारी कीमत चुकाने से बचता है, लेकिन प्रॉक्सी को हथियारों से लैस करता है, जिससे लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन जैसी कंपनियों के बनाए हथियारों की मांग लगातार बनी रहती है। युद्ध एक मुनाफे वाला कारोबार बन जाता है, जिससे देश के भीतर एक मजबूत लॉबी खड़ी होती है, जिसे वैश्विक संघर्ष में सीधा फायदा मिलता है। इस दृष्टिकोण के वैश्विक स्थिरता पर गहरे प्रभाव हैं। आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित दुनिया बनाने के बजाय यह नई महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और अंतहीन संघर्ष को बढ़ावा देता है। देश पक्ष चुनने को मजबूर होते हैं, क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती है और जो संसाधन मानव विकास में लग सकते थे वे सैन्य खर्च में बह जाते हैं। तनाव और अविश्वास की यह स्थायी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जलवायु परिवर्तन, महामारी और गरीबी जैसी असली वैश्विक चुनौतियों से निपटने से रोकती है। दुनिया एक विशाल शतरंज की बिसात बन जाती है, जिसमें देश उन चालों का हिस्सा बनते हैं जिन्हें उन्होंने चुना ही नहीं। आखिरकार अमेरिका का एकतरफा प्रभुत्व पाने का यह प्रयास दुनिया को और ज्यादा खतरनाक और खंडित बना देता है। जब वह सामूहिक सुरक्षा के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देता है, तो उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर देता है जिसे वह बनाए रखने का दावा करता है। खतरे पैदा करके सैन्य समाधान को जायज ठहराना और उन समाधानों के जरिए मुनाफा और प्रभाव हासिल करना, यह रास्ता न तो टिकाऊ है न ही सुरक्षित। सच्चे और स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि इस रणनीति का बुनियादी पुनर्मूल्यांकन हो, एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ा जाए जिसमें एक अकेली शक्ति के हितों के बजाय असली कूटनीति, सहयोग और साझा समृद्धि के आधार पर बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण हो सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।